और गालिबन यही वजह है, बतूल हमारे साथ मौजूद है। बतूल, आप यही वजह है जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि ताकत का तवाज़ुन अब किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, और हम अलायंसेस के दौर में अब नहीं रहते, हम क्लियरली नेशनल इंटरेस्ट के दौर में रहते हैं और हर मुल्क आगाह है कि वो न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका से लेके पाकिस्तान, इवन आप एनी कंट्री वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब हिरोशिमा नागासाकी, आई वाज रीडिंग गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, तो एक बड़ा खौफजदा कर देने वाला फैक्ट उसमें लिखा हुआ था कि 40,000 डिग्रीज टेम्परेचर कुछ सेकंड्स में चला जाता है और विद इन मिनट्स वो शहर सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। और इसीलिए जापान को इतना स्ट्रगल करना पड़ा इस सब में, और दीगर ममालिक से जो इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले जो आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि क्या हम ये फलां चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मस्बत चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं चाहती हूँ कि मैं वो दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं जब आप किसी चीज़ को याद करवाएं तो उसका इम्पैक्ट रहता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोदी के दौर की। मोदी साहब देख रहे हैं भारत को, और किसी भी मुल्क का क्या लीडर होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये उसकी पॉलिसीज को बहुत इफेक्ट करता है। पाकिस्तान में भी करता है, दीगर ममालिक में करता है। तो कुछ इफेक्ट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं, देन आई कम बैक टू प्रेजेंट। और सो व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि इस साल आरएसएस 2025 में अपनी बुनियाद की 100 साल मुकम्मल कर लेगा। इस तंजीम पे गांधी जी को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। गांधी के कत्ल के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस तंजीम ने, यानी कि आरएसएस ने, गांधी को कत्ल करने के बाद बाकायदा मिठाइयाँ बांटी थी। 1977 और 1975 के दरमियान जब इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, इन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज की, तो आरएसएस की एक बार फिर पाबंदी इन पे आयद कर दी गई थी। और 1992 में आरएसएस ने, तो ओपन फैक्ट है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और इनके जरिए मकबूजा आबादी में हिंदुओं को बसाने की कोशिश भी की, वो भी ओपन फैक्ट है। और गुजरात में हजारों मुसलमानों के कत्ल के पीछे तंजीम मोदी साहब थे, इसीलिए उनको गुजरात का कसाई कहा जाता है। खैर मुझे तो लगता है इंटरनेशनल कसाई कहना चाहिए। 2002 में जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे, तो उनके हुक्म पर सिर्फ 3 दिन में आरएसएस के कारकुनों ने 10,000 मुसलमानों को मारा था। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस गाय। मोदी लड़कपन से आरएसएस के रुकन है, ये सबसे आम नुक्ता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी किस हद तक मजहबी इंतहा पसंद इंसान है। मोदी के रुफका और काबीना में शामिल बेसर वज़रा का ताल्लुक भी आरएसएस से है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जिससे आप टेबल टॉक करने जा रहे हैं, आप उसकी शख्सियत और साइकोलॉजी तो चेक करें। जिन पे खवातीन के रेप के इल्जाम हैं, जिन पे मुसलमान खवातीन के रेप के इल्जाम हैं, ये आरएसएस इंडिया में ये हरकतें करता रहा है। तो अब मोदी के होते हुए आप ये नहीं कह सकते कि अमन होगा। हमें हमेशा तैयार रहना है। और ये भारत की बदकिस्मती है कि वो किसी तरह इनके वजीर आजम बन गए और इनको रिप्रेजेंट करें। तो मुझे लगता है कि हमें बीइंग मीडिया पर्सन इतना अवेयर होना चाहिए दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोदी और पुतिन और ट्रम्प, तो हम ये एनालाइज कर सकें कि हम किससे उम्मीदें लगा के बैठ रहे हैं। तो अगर कोई, हमारी कॉलीग कह रहे थे कि अक्टूबर में हालात खराब हो सकते हैं, बिल्कुल खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोदी ने कब मौका छोड़ा है हालात खराब करने का। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह जवाब पाकिस्तान ने दिया, ये हर लम्हा हम ये जवाब, ये ताकत रखते हैं जवाब रखने की। ऑफ द रिकॉर्ड में एक एक्सपर्ट से बात करी थी, उन्होंने कुछ पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है वो हमेशा मुद्दतों याद रहेगा भारत को। नादिया, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।